समाज के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन हंगामे के साथ। शुरुआत से ही कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान के तहत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सिर पर किसान और मजदूरों की पगड़ी बांधकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में इस बार भी पूरा सदन हंगामे की जद में नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जो विधानसभा जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होती है, वो आखिर में सियासी अखाड़े का केंद्र क्यों बन जाता है? क्यों हर बार हर सत्र सियासत की भेंट चढ़ जाता है? विधानसभा के पहले ही दिन दिखे नजारे ने साफ कर दिया है कि आगे भी सदन हंगामेदार रहेगा। ऐसे में क्या इस बार भी जनता के मुद्दों की आवाज सियासी शोर में कहीं छिप जाएगी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट सत्र का आगाज हंगामे के साथ। वादे पूरे करने का दावा, फिर भी हंगामा। जहाँ किसान की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने किसानों को खाद और डीएपी दिया है, वहीं किरोड़ी लाल जी मुस्कुरा रहे थे कि कहाँ दिया आपने, वो तो सारा फर्जी था, खुद मैंने पकड़ा है। विपक्ष हमारी ताकत है। अगर विपक्ष हमें विकास के मुद्दों पर कोई सुझाव दे, हमारी आलोचना करे, विपक्ष हमें राजस्थान के विकास के विजन को अपना विजन बतलावे। आज दिन तक कांग्रेस ने अपना कोई विजन राजस्थान के विकास के संबंध में नहीं बतलाया। परिसीमन टू मजदूर, सियासत भरपूर। पूरे देश में नरेगा को खत्म किया जा रहा है। राजस्थान जो फाइनेंशियली एक तरीके से पिछले 2 सालों में बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आ गई है। राजस्थान सरकार की विकास को देख करके बौखलाए हुए हैं कि लगातार विकास हो रहा है, उनके पास करने को कुछ नहीं है। और राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है। पेपर लीक टू ओएमआर, हंगामे के आसार। जनता पूछे सवाल, कैसे होगा उद्धार? तो विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पेपर लीक टू ओएमआर, हंगामे के आसार और जनता पूछे सवाल कि भाई कैसे होगा उद्धार? क्या हमारे मुद्दों के जवाब मिल पाएंगे, सवाल के जवाब मिल पाएंगे? खास पैनल हमने बुलाया हुआ, एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि करके मैं तारुफ करा दूं। मदन प्रजापत बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। प्रतीक सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, प्रतीक जी आपका स्वागत। सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, सुभाष जी स्वागत। डॉक्टर मोहम्मद अमीन पूर्व डायरेक्टर है चुनाव आयोग के, बहुत स्वागत है आपका। हनुमान किसान अध्यक्ष हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के, युवा की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हनुमान किसान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अरबाज भी बीच बीच में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जयपुर से, जिनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सत्र किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि बजट सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, आपसे हमसे जुड़ा हुआ सत्र है। और विधानसभा एक वही मंच होता है जहां पर तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र की जनता की आवाज वहां पर रखते हैं, मुद्दे रखते हैं। मदन प्रजापत जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, टीकाराम जूली को तो आप सुन ही रहे होंगे सुबह से, वो कह रहे हैं कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था ना, वो पूरा एक झूठ का पुलिंदा था और इसीलिए बीच बीच में किरोड़ी लाल मीणा फिर खुद हंस रहे थे। उन्हें पता था कि सब कुछ झूठ परोसा जा रहा है सरकार की तरफ से। मनु जी, देखिए, राजस्थान जो विधानसभा है, ये विधानसभा हमारा पवित्र सदन है और ये सदन जो है वो जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए बना हुआ है। हमारी तो अपेक्षा है कि विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाए और मजबूती से उठाए और जनता के हितों के लिए बात करे। लेकिन राजस्थान का विपक्ष तो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के अंदर लगा हुआ है, क्योंकि जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के जो काले कारनामे थे उसको अगर आप देखेंगे और भजनलाल जी की सरकार के 2 साल का कार्यकाल देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। पिछली सरकार के अंदर किसान कर्ज में डूब के आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, जबकि अब की सरकार के अंदर 21,37,000 मेट्रिक टन जो है वो किसानों से गेहूं खरीदा गया है। पिछली सरकार के अंदर 4,545 किसानों की जमीन नीलाम हो गई थी। इस सरकार के अंदर किसान को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया गया है। पिछली सरकार के अंदर युवाओं के पेपर जो है वो चोरी हो रहे थे, बिक रहे थे, नकल हो रही थी। इस सरकार के अंदर 120 एफआईआर दर्ज हुई है, 400 से ज्यादा लोग जो है वो सलाखों के पीछे है।
ये जो सरकार की प्रतिबद्धता है और इस सरकार की लोकप्रियता जो बढ़ रही है जनता के बीच में, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री गांव, गरीब, किसान, वंचित की सरकार बन के जो उभरी है, उससे कांग्रेस बौखला गई है और ये बौखलाहट साफ नजर आती है। टीकाराम जूली जी ने कहा किसानों की बात, मैं टीकाराम जूली जी को बताना चाहता हूं, ये सरकार बदल गई है। ये सोहनलाल कटेला था टीकाराम जूली जी, जिसने कर्ज में डूब के आत्महत्या की थी, जिसने कि ये मैं दिखा रहा हूं आपका। दूसरा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा अगर किसी ने देखी हो तो आपकी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत जी की सरकार में देखी थी। एक मंत्री जेल गया जल जीवन मिशन में, ये डाका डाला है आपने, जबकि आज भजन लाल जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति है। आज मैं फिर किसान की बात करता हूं, 300 क्विंटल गेहूं जो है वो सड़ गया था। ये पत्रकार बंधुओं के द्वारा दिखाई गई आईना है, आपके पास मुद्दे नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं सदन के अंदर अगर भी इतनी तो जरा वीडियो दिखा देते न्यूज़ 18 विपक्ष राजस्थान वाला का, है। कौन सा ऐसा जिला होगा जहां पर डीएपी खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी होंगी। बेहोश हो गए वहां पर किसान, सुबह 4 बजे उठ के भूखे प्यासी महिलाएं बच्चे बच्चे छोड़ के, कुछ तो साथ में लाके वहां पे खड़ी हो रही हैं। और वहां पर कई जगह तो हमने देखा कि खदेड़ा भी गया पुलिस की तरफ से, वो उसका भी जिक्र कर दीजिए। ये सब बातें जो आप बता रहे हैं, अरे इसके दम पर भी तो आपको वोट मिला, तभी तो रिप्लेसमेंट हुआ ना सरकार का। मनु जी जो रिप्लेसमेंट हुआ है, राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता की भावनाओं पे पूर्ण तरीके से उतर रही है। और मैं बता देता हूं ना, 24,69,000 मैट्रिक टन यूरिया, 7,97,000 मैट्रिक टन डीएपी ये राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, जो पिछली 5 साल से कई गुना ज्यादा है। और मैं तो चुनौती से कह रहा हूं, ये जो जिस तरीके की नोटंकी विपक्ष कर रहा है, वो विपक्ष मुद्दों के ऊपर बात करे, सदन में चर्चा करे। ठीक है प्रतीक जी, फावड़ा लेकर आप पहुंचे, सदन में चर्चा आपके करिए ना। तमाम आज विधायक, नेता प्रतिपक्ष भी थे, पीसीसी चीफ भी थे, तो वो कह रहे हैं तो नौटंकी है, आप लोगों की तरफ से ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है। देखिए मनु जी, किसानों की बात से शुरुआत की है तो मैं किसानों की बात से ही शुरुआत कर देता हूं। अभी बड़े बड़े दम भरे गए कि हमने एमएसपी पे खरीद कर ली। मेरे सामने एक खबर पड़ी है, राजस्थान में एमएसपी पर नहीं होगी बाजरे की खरीद, केंद्र ने बजट देने से इनकार किया। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान सरकार ने जवाब दिया कि हम बाजरे की खरीद एमएसपी पर नहीं कर सकते। फिर दूसरा दावा यह किया गया कि डीएपी बहुत बांट दी। तो मेरे सामने दूसरी खबर है, किसानों को एक्सपायरी डेट का बांटा जा रहा नैनो यूरिया, उसके बाद आ रहा मांग के मुकाबले आधा भी नहीं आया यूरिया और डीएपी। उसके बाद में आप देख ली सैंपलिंग फेल होने से 373 में से 9 किसान ही बेच पाए सिर्फ मूंग, बाकी के किसान मूंग ही नहीं बेच पाए। उसके बाद बिजली की बड़ी बात कर रहे थे, दिन की बात तो छोड़िए, रात में बिजली नहीं मिल रही। जोधपुर फलोदी खबर है, रात्रकालीन बिजली कटौती से किसानों का रोष, डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए किसान। उसके बाद ये बोल रहे थे भ्रष्टाचार आपको याद है कि इन्हीं के किरोड़ी लाल मीणा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो क्या कह रहे थे कि 7 करोड़ रुपए प्रतिदिन की इनलीगल माइनिंग बजरी की जा रही है। उसके बाद में तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति यहां आए थे राजस्थान, तो उन्होंने भी ये कहा था कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक सबको पता है वो बजरी कौन खा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसका पैसा सबको पता है। तो ये उपराष्ट्रपति मुझे लगता है कि इस पर जवाब देना चाहिए मदन जी को। मदन जी, पेपर लीक और ओएमआर मार्कशीट, नहीं पेपर लीक और ओएमआर मार्कशीट की भी बात की थी जनता के मुद्दे मैं भी आऊंगी भाई। आप मैं ये कह रहा था, जब पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया है कि ओएमआर मार्कशीट का भी कोई नया मामला आया है सामने, तो 2014 से वो संजय माथुर वहां पे मौजूद है एसएसबी के अंदर, आरएसएसबी के अंदर। तो 2014 से लेकर 2026 तक जितने एग्जाम हुए सबकी हाई लेवल जांच कराइए, सीबीआई से जांच कराइए। 2023 में बीजेपी ने वादा किया था ना कि आरपीएससी को भंग करेंगे और जितने वो एग्जाम हुए हैं उसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। तो क्या कर दिए क्या अभी तक, बताइए। और जो रामूराम राय का जिसको बोल रहे थे कि ऐसा ही भर्ती के अंदर लिप्त है, उसको जमानत मिल जाती है, उसके बेटा बेटी को जमानत मिल जाती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत फाइल की जाती है तो राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहां पे उस जमानत को अपोज करने के लिए मौजूद नहीं होता। तो यह सबूत है कि रामूराम राय का को वर्तमान बीजेपी की सरकार बचा रही है। कितने सीरियस है, आरोप लगाया जा रहा है प्रदीप जी की तरफ से। डोटासरा भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मगरमच्छ लाएंगे, मगरमच्छ तो ऐसा लगता है कि खुद ही खा गए हैं, इसलिए मोटी हो गई है सरकार। मैं बताता हूं, जो बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट माननीय न्यायालय से जमानत मिल गई इसका मतलब कोई अपराध मुक्त नहीं हो गया है।
वो एक प्रक्रिया है, केस खत्म नहीं हुआ और सरकार ने वापस नहीं लिया है, झूठ बोलते हैं। लेकिन 2 करोड़ रुपए देके जो बोर्ड आरपीएससी का सदस्य बना था, आज तक अशोक गहलोत जी का कोई बयान नहीं आया है। अशोक गहलोत जी के पीएसओ को पकड़ना, अगर उसको आप बड़ी मगरमच्छी नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं। 420 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली भजनलाल जी की सरकार है। अब आप तय कर लो कि मगरमच्छ है या मछली है, वो तो इनको ज्यादा पता है क्योंकि इनके यहाँ पे बंदरबांट हुई थी। दूसरा, इन्होंने किसानों के लिए बोला है। मैं तो कह रहा हूं 41 करोड़ रुपए जो है वो बिजली, किसानों को बिजली के बिल में अनुदान दिया गया है। आज 21 जिलों के अंदर दिन के अंदर बिजली दी जा रही है। और ये जो दिखा रहे हैं, मैं तो दिखा देता हूं ना, अगर इनको दिखाने का शौक है तो मैं तो पत्रकार, ये तो झूठ दिखाएंगे क्योंकि राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रोजेक्ट है। आप है मोदी के झूठ की फैक्ट्री के घर पे छाप के लाते हैं सारे अखबार। राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर ये लीजिए, खबर दिखा रहा हूं तारीख के साथ। अगर आत्महत्या की तारीख के साथ, अशोक गहलोत के सरकार के अंदर तारीख के साथ में युवाओं के 19 पेपर हुए, 19 के 19 अगर लीक हुए तो अशोक गहलोत जी की सरकार के अंदर हुई है। हमारी आपने तो ओएमआर ही बदल दी। आज तक भी किसी तरीके नहीं हुई है। कानून व्यवस्था की बात करें तो 19.45% कानून व्यवस्था के अंदर आंकड़े गिरे, और मैं प्रत्येक बता सकता हूं। और दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतीक जी कैसी बात कर रहे हैं? ओएमआर बदल दी, किसने बदल दी? आइए 5 साल वर्सेस 2 साल, 5 साल वर्सेस 2 साल करते हैं। जो बिजली उत्पादन की बात करते हैं, सुनिए, बिजली उत्पादन की बात करते हैं, हमारी 21 महीने बोलने तो दीजिए, 21 महीने के अंदर 5,933 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। और इनके यहाँ 5 साल में 3,952 मेगावाट का उत्पादन हुआ है। अरे सर, हनुमान जी के पास जा रहे हैं, गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। प्रतीक जी शॉर्ट में जवाब दीजिए ओएमआर पर। देखिए मनु जी, मैं आपको ओएमआर पे जवाब दे देता हूं। 2023 से लेकर के और अभी तक भी जो जितनी भर्ती परीक्षा हुई है उसमें भी वो संजय माथुर वहीं मौजूद था, और उसमें भी तकरीबन 35,000 नियुक्ति थी। तो हम यही तो कह रहे हैं, सबकी जांच कराइए ना। 2014 से लेकर अभी तक सबकी जांच करा दी है। ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, इनकम टैक्स आपकी, एसीबी आपकी, एसओजी आपकी, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, जितने इंजन लगाने लगा लीजिए, सब आप ही के है ना। तो जांच कराइए ना, क्यों है? लेकिन हनुमान जी और ये 2.5 साल तो हो गए, बताइए 2.5 साल तो हो गए। और रामू राम राय का तो जेल से बाहर आ गया, कहां से किसको दे दिया इन्होंने? आरएसएसबी के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि 24 के बाद हमारे पास सारा डेटा है परीक्षाओं का, उससे पहले का डेटा कहां चला गया? हनुमान जी, तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, फिर कैसे मिलेगा न्याय बच्चों को? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी बजट सत्र चल रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों मैं आपके पास दिया जाएगा मौका। ये नहीं सोचते कि हमारा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। हम युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई जो दस्तावेज है, यानी कि जो ओएमआर सीट है, उनको भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। और जो आरएसएसबी की बात चल रही है, जो किराए की बिल्डिंग में इतनी सालों से चल रहा हो, उस पर युवा कैसे भरोसा करेंगे? कल आपके ही चैनल पर माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी बयान दे रहे थे कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। साहब, हो तो गया, लेकिन ये जो लाखों युवा खून के आंसू रो रहे हैं, इनको न्याय कब मिलेगा? आप कह रहे हो कि ओएमआर सीट जो रखने का केवल 2 साल का ही नियम है, तो आपके यहाँ 2-2, 3-3 साल में तो भर्ती पूरी होती है, तो घोटाला भी कौन पकड़ेगा? अभी जो ओएमआर सीट का घोटाला सामने आया है, इसमें किसी बेरोजगार हितैषी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, और उसको सरकार में एसओजी ने एफआईआर दर्ज करते करते 2025 का सन आ गया। ऐसे में 2019 की आपने पीछे से ओएमआर ही गायब कर दी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जी, फिर कैसे न्याय दिया जाएगा युवाओं को? आप सपने तो बड़े बड़े दिखाते हैं, जब डेटा ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगी कार्रवाई? मनु जी जवाब दीजिएगा, और उसके बाद अमित जी के पास में जाऊंगी। मनुश्री, देखिए, हनुमान जी जो बोल रहे हैं युवाओं को न्याय दिलाने की बात, तो हनुमान जी को मैं कह देता हूं कि इस राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने 1 लाख युवाओं को नौकरी दी है, 1,54,000 प्रक्रिया दिन है, और 1 लाख युवाओं के लिए 2026 का कैलेंडर जारी करने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा है। दूसरी चीज इन्होंने कहा ओएमआर सीट जो 19 की बता रहे, 19 में हमारी सरकार नहीं थी भाई, 19 से लेकर और 23 तक हम तो खुद ही कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी सरकार थी, युवाओं का पेपर बेचने वाली सरकार थी। अगर डेटा किसी ने गायब किया है तो पिछली सरकार ने किया है। और दूसरी चीज, अभी मेरे मित्र खनन पे बोल रहे थे ना, अरे रुकिए सर, रुकिए, आप रुकिए ना, अरे रुक लीजिए सर। युवा उम्मीद कर रहे हैं, राजस्थान का युवा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पे पूर्ण विश्वास करते हैं। अगर आप आंख में से पट्टी हटा के देखेंगे तो ये पता चल जाएगा युवाओं को न्याय अगर किसी ने दिलाया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दिलाया। आज पिछली सरकार में तो क्या स्थिति थी?
आप ये बताओ कि अटकाने भटकाने और लटकाने का काम कोई करता तो अशोक गहलोत जी की सरकार करती थी। इधर तो नौकरी की वैकेंसी निकाल दी थी, उधर कोर्ट के अंदर अटका देती थी। ये कौन सी सरकार थी? ये वही सरकार थी ना। और मैं तो फिर कहता हूं कोई भी चुनौतीपूर्ण मेरे सामने आ जाए, मैं तो चुनौती से कह रहा हूं। मेरे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी कहते हैं चुनौती से कहते हैं, और मैं प्रवक्ता के नाते इन प्रवक्ताओं को चुनौती देता हूं। 5 साल वर्सेस 2 साल कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए। मैं तो बता रहा हूं ना, पशु चिकित्सालय 101 हमारी सरकार के अंदर, आपके 5 साल में 49 बिजली के उत्पादन की बात करते हो 5,933 मेगावाट 2 साल के अंदर, 3,952 और कर लीजिए। भाषण की जा रही कि न्याय बच्चों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, डेटा नहीं है, सवाल ये है। ठीक है, मैं अरबाज के पास जाऊंगी। कान में मलाई जमी है, झूठ की फैक्ट्री है, इनका झूठ हटाने के लिए करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, बताइए। मिलाकर ओएमआर का मुद्दा बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री में आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर दिखा। कुल मिलाकर युवाओं से भी आपने बात की होगी, इस मुद्दे को कितना अहम दिखाते हैं, और कांग्रेस की आखिरकार क्या रणनीति, जो कि आज 6 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। सत्र के हंगामेदार की पूरी नजर यहां पर स्थिति। सभा का वो सत्र राजस्थान की 8 करोड़ जनता की उम्मीदों का सत्र है, जिसमें बजट में क्या राजस्थान के हर प्रति व्यक्ति का जो भविष्य तय होने वाला उसको लेकर के फैसले होने। बहुत ही गंभीर चिंतन और मंथन की उम्मीद पूरा राजस्थान करता है, लेकिन जिस तरह का जो माहौल वहां पर देखने को मिलता है, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करके एक तरफ सरकार पूरी तरह से खुद की वाहवाही करके तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना चाहती है, तो विपक्ष जो है कि सिर्फ आरोपों के अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा। आज पहले दिन ही जो है सीधा मनरेगा के मामले को लेकर के फावड़े, गेती और जो पराते थी वो लेकर के टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी बात गंभीरता से रखी। कांग्रेस का इशारा साफ है कि इस बार का सत्र पहले दिन से ही हंगामेदार रहने वाला है। किसी एक भी दिन को ये अपने किसी एक मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं रही बात सदन के अंदर की, तो वहां पर करीब 1.25 घंटे जो है राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की स्थिति को बताया, जिसको लेकर के बाद में लगातार जो है कांग्रेस की ओर से इसमें सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा गया कि बजट की घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। पिछले 2 साल की बजट की घोषणाओं को लेकर के हम सरकार को सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ घेरेंगे। तो बड़ा बुनियादी मुद्दा है कि राजस्थान में जब हम सकारात्मक दिखा रहे हैं कि हंगामादार सत्र रहने वाला है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस हंगामे के बीच, इस शोर के बीच कहीं युवाओं की, लोगों की, जनता की आवाज ना दब जाए, ये सबसे बड़ा अहम सवाल हो जाता है। और इसको समझने की कोशिश करें। डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी काफी देर से हमें इंतजार कर रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। अमीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एसआईआर का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है और अभी हमने देखा था कि बिहार की तरह राजस्थान में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सीधे कांग्रेस की तरफ से यह कह दिया गया कि हमारे समर्थित जो वोट है, यानी कि SC ST और मुस्लिम समुदाय के वोट, वो काटे जा रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर बहुत हंगामा हुआ। चूंकि आप खुद सिस्टम का हिस्सा रहे, चुनाव आयोग के पूर्व डायरेक्टर रहे, क्या ऐसा मुमकिन है कि फॉर्म 7 का यहाँ पर जिक्र करके हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोट कटने की बात जो कही जा रही है, इसमें कोई क्या वेरिफिकेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कितना दम है आरोपों में? देखिए मनु जी, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन हमेशा एक स्वतंत्र कमीशन रहा है और संवैधानिक रूप से उसकी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। संविधान के अंतर्गत सारे नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं, उसमें कोई घपला नहीं हो सकता। लोगों का ये कहना कि वोट चोरी हो रहे हैं और दूसरे तरह के इल्ज़ाम लगाना कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बेईमानी कर लेते हैं, ऐसा संभव नहीं है। ये तो इन लोगों को खुद ही थैंक देना चाहिए राहुल गांधी को, जो अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये मुद्दा उठाया था कि लाखों लाख वोट जो हैं कांग्रेस के और अपोजिशन के काट दिए गए और लाखों वोट जो है रूलिंग पार्टी के लिए जोड़ दिए गए। ये सरासर गलत बात थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर विचार किया और उसके बाद पहला जो स्टेट सामने था चुनाव का, उसमें आपने देखा होगा कि बिहार था। बिहार में 65 लाख वोट काटे गए और 22 लाख वोट जोड़े गए। लेकिन मैं इन लोगों से चैलेंज करता हूँ इस बात का कि कोई भी आए ये बताए कि क्या बिहार के अंदर 65 लाख वोट कटने के बाद क्या 5 आदमी भी वहाँ पर वोटर आए जिन्होंने कहा कि मेरे साथ ये गलत हुआ है? ये सब कहने की बातें हैं, प्रतीक जी जवाब दीजिए। मनगढ़ंत बातें हैं और सरकार को साथ में लपेटने की बात है। कोई कहता है मोदी कमीशन, कोई कहता है शाह कमीशन, जबकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र कमीशन है और हमेशा चुनाव करता रहा है 51-52 से लेकर आज तक। कि वोटर जो लिस्ट है वो अपडेट हो और उसका एक तरीका SIR ही है, अभी तो वो चुनाव आयोग कर रहा है। इसमें आपको कहां से लगता है कि आपके समर्थित वोट काटे जा रहे हैं?
वो कह रहे हैं कि आप प्रूफ दीजिए, बिहार में तो आप प्रूफ नहीं दे पाए। मैं हमारे समर्थित नहीं, मैं प्रूफ दे रहा हूं, मेरा खुद का वोट काट दिया गया है और एब्सेंटी बता दिया गया है। मैं दूसरे के तो क्या जाऊं, मैं खुद आपके सामने मौजूद हूं। मेरे पास भारत का पासपोर्ट है पिछले 20 साल से, और उसके बावजूद भी मेरा वोट काट दिया गया। तो आप बोल रहे हैं कि दूसरों को तो मैं कैसे बताऊंगा, तो मेरा खुद का वोट काट दिया गया। अब मुझे बोल रहे हैं कि फॉर्म 6 भर दीजिए। भाई फॉर्म 6 भरा जाता है फर्स्ट टाइम वोटर के लिए जो 18 साल होता है। तो जिस वोटर का वोट कट गया उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है वो बता जाइए। नहीं प्रतीक जी, फॉर्म 6 के लिए भी बात होता है आप कह रहे थे कि चुनाव होते हैं, तो आसाम में भी तो चुनाव होता है भाई, चुनाव के लिए भी होता है। देखिए पूरी जानकारी, कोई जिला चेंज नहीं किया, मैं वहीं का वोटर हूं, वहीं से मेरा पासपोर्ट है, वहीं से मेरा आधार कार्ड है और उसी जगह पे मैं रहता हूं। मेरा पासपोर्ट मेरा वोट काट दिया गया। तो आपके लिए साजिश के तहत मेरी दूसरी बात, असम में उसका जवाब भी देना भाई, असम में भी चुनाव हो रहे हैं, असम में क्यों नहीं कराई गई SIR? दे रहा हूँ भाई असम में भी तो चुनाव है ना अभी साथ में, असम में क्यों नहीं कराया गया? अरे सुन तो लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के BLOs पहले जाया करते थे डोर टू डोर और जाके वहाँ फॉर्म बांटते थे और उसके बाद उनको रिसीट दे के आते थे, बाद में उनके आई कार्ड बना के दे के आते थे। और क्या होता था उसके बाद जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं उसे 6 महीने पहले, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे असेंबली के, उस समय इसका रिवीजन होता था। रिवीजन में अगर वो घर पर नहीं पाए जाते थे, मुझे एब्सेंटी बता रिवीजन दिया पे गया, घर पर नहीं पाए जाते थे, घर पे ताला होता था, तो वो उसका वोट काट दिया जाता था। मैंने फॉर्म भर के दिया है, ताला क्या हो गया? लाइन में लगते थे, कहते थे मेरे पास कार्ड है और मेरे वोट नहीं डालने दे रहे। रीजन कि ये वहां पर सर्वे के टाइम मिले नहीं। लेकिन आप धन्यवाद दीजिए इलेक्शन कमीशन को कि अब की बार ऑल पार्टी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने चांस दिया है। क्या दिया है कि हर BLO के साथ में अपने 2-2 असिस्टेंट BLAs लगा सकते हैं, जो कि देखेंगे कि हमारे BLO की क्या प्रक्रिया है, क्या किसी का गलत वोट काट रहा है या नहीं काट रहा। इसलिए उसकी कंप्लेंट की जा सकती है AERO से, और AERO और BLO की कंप्लेंट की जा सकती है जिला निर्वाचन अधिकारी से, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। ये सब प्रक्रियाएं बनी हुई हैं और ये डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। अब जो लोगों के चेहरे हैं वो चेहरे आएंगे। और जहाँ तक सवाल है फॉर्म नंबर 6 का, क्यों नहीं भरेंगे? अभी मोहम्मद शमी ने फॉर्म नंबर 6 भरा है, उसका 2 जगह से था, वो मोदी जी के गले लगा हुआ था। इंटरनेशनल प्लेयर है, वोटर के लिए होता है, आप पढ़िए उसको। आप रहे हुए हैं पूर्व डायरेक्टर, आपको ये नहीं पता फॉर्म 6 के लिए बुलाएगा, आपको वेरीफाई करेगा, उसके बाद देगा, नोटिस में देता है। आप गलत बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मिले आप घर पे? क्यों नहीं मिले आप घर पे? आप फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। अरे घर पे वो जब मैंने मेरा फॉर्म भर के दिया है उनको, आप बोल रहे हो घर पे नहीं मिले, मैंने मेरा फॉर्म भर के दिया है। BLO फॉर्म नंबर 6 काय के लिए होता है? फर्स्ट टाइम वोटर के लिए होता है। आप झूठ बोल रहे हैं। फॉर्म 6 काय के लिए होता है? आप झूठ बोल रहे हैं। वहाँ क्या होता है फॉर्म 6 काय के लिए होता है? आप लोग प्रेशराइज करते हैं फॉर्म 6 BLOs को। फॉर्म 6 पे लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट टाइम वोटर, झूठ बोलते हैं आप यहाँ पे। फॉर्म 6 से ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम वोटर, आप कहते रहिए, नहीं लिखा हुआ। हम नहीं मानते। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप माफी मांगेंगे अगर मैं भी आपको दिखा दूंगा। फॉर्म 6 खोलिए, फॉर्म 6 खोलिए, फॉर्म 6 चैलेंज है मेरे को, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम वोटर हूं क्या? फॉर्म भरने होते हैं अलग अलग उस पर्पस के लिए, नहीं भरेंगे आपका वोट नहीं बनेगा। बातें कर रहे हैं मूर्खों जैसी। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टाइम वोटर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ उसमें? फर्स्ट टाइम से मतलब नहीं होता है। ये ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आपको दोबारा फॉर्म भरना हुआ है कि नहीं लिखा हुआ उसमें? ये रूल है। जिनके नाम कट गए नहीं आए, क्यों लिखा हुआ है? फर्स्ट टाइम हटाइए उसको, उसको चेंज करिए। उस पे ऊपर फर्स्ट टाइम वोटर क्यों लिखा हुआ है? मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूं क्या? उससे लेना अगर मेरा नाम कट दिया मैं फॉर्म भर दूंगा। चलिए उसमें क्यों लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम वोटर? हटाइए उसको, फर्स्ट टाइम वोटर को लिखे मेरे को। अरे तो फॉर्म मेरे पास भारत का पासपोर्ट है, पिछले 20 साल से भारत का नागरिक हूं मैं। आपसे ज्यादा भारत का नागरिक हूं मैं। आप प्रूव मत करिए, ऑनलाइन आप प्रूव मत करिए कि मैं भारत का नागरिक हूं कि नहीं हूं। मैं आपसे ज्यादा भारत का नागरिक हूं। आप ऑनलाइन करिए। ये कह रहे हैं कि मैं आपसे ज्यादा हूं, आपसे ज्यादा भारत का नागरिक हूं मैं। आप मत प्रूव करिए। ऐड करवा पाए SIR के रूल है, फॉर्म 6 जिनके नाम छूट गए हैं कोई भी हो, अटक लड़ाई लड़ने वाली बात मनु जी, फॉर्म 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के बता दीजिए। आप कोई भी बता दे कि फॉर्म 6 के ऊपर हेडिंग क्या है। सवाल और भी था मदन जी, हेडिंग क्या है? कांग्रेस नहीं आ पा रही है। ठीक है, मुझे जाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सुभाष जी बहुत देर से इंतजार करें, उनके पास भी मैं जाऊंगी। यहाँ सबसे पहले लेकिन मदन जी आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। साफ तौर पर यहाँ पर प्रतीक जी पूछ रहे हैं कि भाई अब इस साल चुनाव वहां पर भी तो होने हैं, असम में, वहां SIR क्यों नहीं करा रहे? ये पूरा एक राजनीतिक आपकी साजिश है ताकि हमारे वोट कट जाएं। देखिए मनु,
आज यहाँ प्रतीक जी कांग्रेस के प्रवक्ता ये लीजिए, ये रहा पूर्व फॉर्म 6। डायरेक्टर इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम वोटर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ज्यादा समझदार ये अपने आप देखिए को बता रहे हैं। अरे मैं तो वेबसाइट खोल रखा है राहुल चुनाव आयोग गांधी- की, राहुल गांधी चुनाव आयोग की वेबसाइट का फॉर्म अपने 6 आप को दिखा रहा हूं मैं आपको, समझदार और चैनल के ऊपर दिखा रहा हूं, इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम वोटर। ये लीजिए, मैं आपको वो कर दे दिखा देता हूँ, ये लीजिए, राहुल गांधी मैं और जूम कर देता हूँ, ये लीजिए फर्स्ट टाइम वोटर। फैक्ट्री वाली कांग्रेस है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अरे प्रोडक्शन होता है। अरे आपके घर से बना हुआ फॉर्म नहीं है ये आपके घर का फॉर्म बना हुआ नहीं है, ये क्या है, ये बताइए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम वोटर क्यों लिखा हुआ है ये? कहाँ फॉर्म 6 पर अटक गए सर? मैंने भी फॉर्म 6 भरा है, मैंने भी जिला अपना चेंज किया था तो फॉर्म 6 मेरा पड़ा। नाम अब कैसे उसमें काट फर्स्ट टाइम दिया? वोटर लिखा हुआ है तो मैं ना भरूं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपना आप कर लिया तो क्यों लिखा हुआ है? सर, हटाइए आपका ना, मुद्दा इसको अहम था correct असम करिए को ना, इनके लेकर, खुद के वो document आपका तो correct सवाल नहीं जायज है, उसका जवाब हम ये हमसे उसका जवाब हम अमीन जी से भी डॉक्यूमेंट लेंगे। मांग रहे हैं, मदन खुद जी के से डॉक्यूमेंट तो सही थोड़ा नहीं आगे है, बढ़ते, थोड़ा आगे हमसे बढ़ते। डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये ब्लॉक इनके खुद के डॉक्यूमेंट सही नहीं है। मदन जी जवाब दीजिए, ये असम का जवाब दीजिए, असम का जवाब हमसे दीजिए, डॉक्यूमेंट मांग रही है। असम का जवाब दीजिए। ये मुद्दाहीन विपक्ष है मन्नू, ये मुद्दा ही। अरे आप असम का जवाब दीजिए ना सर, मुद्दाहीन विपक्ष इतना क्या क्या नहीं बच पाएंगे आप? असम का जवाब दीजिए। विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए देश की जनता को भ्रमित करके वोट पाना चाहते हैं। मैं तो फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अपना खोया हुआ राजनीतिक अस्तित्व झूठ के माध्यम से बचाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं, जो आदमी पूर्व चुनाव आयोग के डायरेक्टर को झूठा साबित कर रहा हो, जिस व्यक्ति की शब्दावली आप देखिए मूर्ख बोल रहा हो टीवी पे बैठ के इतने बड़े चैनल पे, वो नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है और उसकी शब्दावली के ऊपर अनपार्लियामेंट शब्द, कैसी अनपार्लियामेंट शब्द है, कैसी शब्दावली, अनपार्लियामेंट शब्द है, हम जानते हैं, हम जानते हैं ये इटली के संस्कार हैं। आपके कौन से संस्कार हैं? का विरोध करते हैं। आपके कौन से संस्कार हैं? शब्दों के नागपुर वाले संस्कार है क्या? बिल्कुल, अगर नागपुर वाले ऐसे संस्कार ऐसे संस्कार है, ऐसे संस्कार है, ऐसे नागपुर के संस्कारों ऐसे के ऊपर जो मुद्दों पे बात नहीं करते, बात नहीं करते, देशद्रोही वाले संस्कार है आरएसएस के तो आपके वही है, देशद्रोही वाले संस्कार है आरएसएस के तो, जो तिरंगे के खिलाफ थी आरएसएस वो संस्कार है। जयपुर में आ जाए, जयपुर में आ जाए आप दोनों, आप जयपुर में आ जाए, आप दोनों जयपुर में आ जाए, परिसीमन पे बात कर लेते हैं। बाड़मेर की जनता परेशान है, बाड़मेर का हिस्सा बालोतरा में कर दिया गया, इस परिसीमन को भी लेकर। अरे मदन जी हो गया, इटली नागपुर से वापस आ जाए जयपुर में। कहाँ आप सर, कहाँ फंसे हुए, कहाँ फंसे हुए सर? बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है सर, जनता के मुद्दे आपको उठाने हैं, उस पर जवाब देना है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, क्या तैयारी बताइए, अपना होमवर्क बताइए सर, परिसीमन पर अपना होमवर्क बताइए। बाड़मेर की जनता परेशान है, बाड़मेर का हिस्सा बालोतरा में आपने कर दिया है। मदन जी जवाब दीजिए। देखिए मनुश्री, सुभाष जी इसके बाद मैं आपके पास जो आऊंगी। परिसमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार में, वो पारदर्शी परिसमन हुआ है। मैं बता सकता हूं कि अंता के अंदर 12 जिले में अंता विधानसभा में इनके टाइम पे 25 किलोमीटर 3 गांव जोड़ दिए गए थे और तीनों गांवों ने वोट का बहिष्कार किया था। और मैं यहाँ पास में सामरिया गांव बताऊं, जहां 4 गांव 30-30 किलोमीटर पे एक पंचायत छोड़ के 2 पंचायत छोड़ के जोड़े गए थे, तीनों गांवों ने वोट का बहिष्कार किया था। किसका परिसमन मानेंगे? ठीक है, ये परिसमन मानेंगे कि एक विधानसभा का जिला बना दिया, उठे नींद में उठे और अपना राजनीतिक और हाल ही में पंचायत और निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसके पीछे कोई राजनीति भी हुई है या कोई त्रुटियां हुई? गोविंद सिंह डोटासरा किसको जवाब दे रहा है? 7 में से अंत में कितनी देखो सीटें आप। 7 में से प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगी। मदन जी शांत हो जाइए, सुभाष जी की बारी है, सुभाष जी की बारी है, ऑडियो डाउन कर दीजिए दोनों का। जी देखिए, ये परिसीमन वगैरह ये रेगुलर फीचर हैं, कोई भी सरकार आती है अपने अपने पार्टी के एजेंडे लेकर आती है, अपने अपने एजेंडे पहले से सेट होते हैं। तो परिसीमन की जहां तक बात है, परिसीमन में कहीं ना कहीं कुछ प्रशासनिक सुझाव होते हैं, कुछ जनता की डिमांड होती है और कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है। जहां पर पॉलिटिकल पार्टी को, रूलिंग पार्टी को सूट करता है, वहां वो चीजों को परिसीमित करती है। जहां उसको एजेंडा से बाहर चीजें लगती है तो वो उसके ऊपर लिंक। अरे प्रतीक जी, मदन जी, आप लोग आपस में ही क्या बैट बॉल खेल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं जा रही ऑन एयर सर, एनर्जी थोड़ा सा सेव करके रखें। सुभाष जी कंटिन्यू, मेरे पास वक्त बहुत कम है। कर रहे थे, मैंने बोला किरण रिजिजू से बात कर लेना अगर मिले आपको टाइम दे मिलने का तो। हाँ सुभाष जी, तो बात ये है आ रही हनुमान जी कंक्लूडिंग दिमाग, हनुमान जी कंक्लूडिंग दिमाग बन गया है। राजनीति एक लफबाजी, दुष्टता, भ्रष्टता और एक अजीब सा एक डिठाई का सब्जेक्ट हो गया है। इसको हम देख रहे हैं, वो हर मामले में दिखाई दे रही है। ये जो कौन कितना सच्चा, कौन कितना झूठा और किसके वादों पर कितने जनता को भरोसा, ये जल्द ही निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में साफ हो जाने वाला है। लेकिन उससे पहले बजट सत्र, जहां पर जनता के मुद्दे उठते हैं, एक ऐसा मंच अब महत्वपूर्ण होगा देखना क्या फिर जनता के सवालों का जवाब इस सत्र में मिल पाएगा फिर या नहीं।
तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बड़ी बहस में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।